हेलो स्टूडेंट, एज यू नो आप लोगों का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स जो है वो चल रहा है यहाँ पर बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग आई जस्ट वांट टू रिकॉल सम टॉपिक्स एज यू कैन सी हियर दिस आर द सम टॉपिक्स लाइक डेंसिटीज है ना, पास्कल्स लॉ, द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, pressures exerted by a liquid column, effect of gravities on fluids, pressures, Pascal's versus are applications, you can say the hydrostatics paradox et al. ये सारे टॉपिक्स पे आपने पहले भी डिस्कशन कर चुका है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है यहाँ पर, है ना। तो व्हाट यू हैव ऑलरेडी रीड, सो टुडे वी आर गोइंग टू learn about some other topics of this chapters and here these are listed, देख सकते हैं आप। आज हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी, है ना। सो विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, लेट मी क्लियर गाइज कि अभी जो मैंने वीडियो बनाई है बेटा, ये आप ध्यान रखिएगा कि आप श्योर आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, और जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस उसे आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आई थिंक आपका पास्कल्स लॉ जो है वो शायद पास्कल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस आई थिंक रिड्यूस्ड हो चुका है। सो ठीक है, हमने पढ़ लिया तो इट्स ओके फाइन। बट आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप जो है वो इस बुक को मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी। इट्स माय फर्स्ट प्रेफरेंस। सो दिस इट्स द न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स बाय द एस एल अरोरा एंड इट्स बाय द धनपत राय पब्लिकेशन एंड कॉरपोरेशन। सो आप इस बुक को मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी, चाहे वॉल्यूम 1 लें आप, इसका वॉल्यूम 2 लें। इसका जो कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन है वो बच्चों के लिए इतना सुटेबल है, इतना सही है, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप यदि कोई रिफ्रेशर चूज़ करें, ठीक है, यहाँ पर पे, तो रेदर दैन एनसीईआरटी, सो आई पर्सनली सजेस्ट यू दिस रेफरेंस बुक। तो यदि आपके पास नहीं है, आप अवेलेबल कर सकते हैं तो कर लीजिए यहाँ पर पे। इसमें काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन रहता है और मेरे जो नोट्स रहेंगे वो इसी पर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द विस्कोसिटी। सो व्हाट इट्स विस्कोसिटी एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी क्या है एक्चुअली में, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन इस बुक में दिया है। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय virtue of which an internal force of friction comes into play when a fluid is in motion and which oppose the relative motions between its different layers. The backward dragging force called the viscous drag or the viscous force acts tangentially on the layer of the fluid in motions and tends to destroy its motions. क्या समझा आपने यहाँ पर पे? देखिए, ये तो आपको नहीं पता होगा, तो चलिए मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि हालांकि आपने पहले भी हमने डिस्कस किया है, बट फिर हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं आगे कि जो पानी होता है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड के तौर पे हमारे मुंह पे जो सबसे पहला नाम आता है वो है पानी का, दैट मीन्स वाटर का। वाटर एक सिंगल ड्रॉप नहीं होगा, कई ड्रॉप से मिलकर के बनी क्या होती है, एक लेयर होती है, और ऐसी ही कई नंबर ऑफ लेयर। जब हम कंटेनर पे पानी फीड करते हैं तो वो कई लेयर्स में होता है। आ रही बात यहाँ पर समझ, कई लेयर्स में होता है, ठीक है। तो कई लेयर्स में होता है और उन लेयर्स के बीच आपस में क्या होता है, यहाँ पर पे एक रिलेटिव मोशंस वर्क करता है। हर दो लेयर्स के बीच क्या होगा, रिलेटिव मोशंस वर्क करता है। रिलेटिव मोशंस का मतलब क्या होता है, हर एक लेयर्स की अपनी अपनी मोशंस होती है, अपनी अपनी वेलोसिटी होती है, अपनी अपनी स्पीड होती है यहाँ पर पे। तो जैसे कि यदि सपोज आपके पास के यहाँ पर पे, जैसे हम टेम्पररी सपोज करते हैं बेटा, आगे हम इस चीज़ को और समझेंगे। टेम्पररी सपोज करते हैं, यदि कोई वाटर है, कंटेनर में फीड किया हुआ वाटर यहाँ पर पे, उसमें क्या है, हम उसमें सपोज कर लेते हैं अंदर ही अंदर 4 से 5 लेयर्स हैं। तो जो चौथी लेयर है और जो 5वीं लेयर है, समझ रहे हैं आप बात को, जो चौथी लेयर है और जो 5वीं लेयर है, इन दोनों की स्पीड्स में अच्छा खासा अंतर होगा, है ना कहीं डिफरेंसेस होगा उनकी वेलोसिटीज़ में, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है यहाँ पर पे आपको। और इन लेयर्स के बीच, वाटर्स लेयर्स के बीच क्या होगा यहाँ पर पे, लगातार, चूंकि स्पीड्स आगे पीछे, इनकी वेलोसिटीज़ आगे पीछे हैं, लगातार क्या कर रहे हैं यहाँ पर पे, इनकी वेलोसिटीज़ लगातार क्या कर रहे हैं यहाँ पर पे, मोशंस बना हुआ है यहाँ पर पे, और इसी मोशंस के चलते क्या हो रहा है यहाँ पर पे बेटा, इसी मोशंस के चलते क्या हो जाता है यहाँ पर पे, उनमें रिलेटिव मोशन आ जाता है यहाँ पर पे,
ठीक है। रिलेटिव का मतलब ही है एक के रिलेटिव में दूसरे की बात करते हैं या एक के रिस्पेक्ट में आप दूसरे की बात करते हैं। रिलेटिव मोशंस का मतलब एक के रिस्पेक्ट में आप दूसरे की बात कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरे लेयर का मोशंस या दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में पहले लेयर का मोशन। आ रही बात समझ? दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव मोशन। तो जो रिलेटिव मोशंस उनके बीच होता है बेटा, उसका ये क्या करता है, विरोध करता है, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी जो हम ये जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर पे, ये एक तरीके का विस्कस फोर्स है यहाँ पर पे, है ना। विस्कस फोर्स एक तरीके का फ्रिक्शन फोर्स है और जो असल में क्या करता है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। इसको क्या बताया गया, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। जो क्या करता है एक्चुअली में, क्या कर देता है, उन रिलेटिव मोशंस के बीच वर्क करते हैं और पीछे की ओर खींचता है उन्हें। ठीक है, क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है ये फोर्स। दैट मीन्स ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स की तरह ये वर्क कर रहा है यहाँ पर, एक्ट्स टेंजेंशियली ऑन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इन मोशंस एंड टेंड्स टू डिस्ट्रॉय इट्स मोशंस। तो चूंकि एक तरीके का फ्रिक्शन है, दो रिलेटिव मोशंस कर रही लेयर्स के बीच टेंजेंशियली परफॉर्म होने वाला क्या है, एक तरीके का बैकवर्ड ट्रैकिंग फोर्स है। तो ऑब्वियसली काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है और ये क्या करेगा यहाँ पर धीरे 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 उन रिलेटिव मोशंस को खत्म करने की कोशिश करेगा और पानी को शांत अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। शांत अवस्था से मतलब रेस्ट पोजिशंस में लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसकी स्पीड्स को डाउन कर रहा है। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है ना बेटा, यदि दो चीज़ों के बीच रिलेटिव मोशन होता है, कोई भी दो चीज़ों के बीच रिलेटिव मोशंस होता है तो उनके बीच फ्रिक्शंस वर्क करता है। फ्रिक्शंस क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शंस में लगने वाला एक फोर्स है जो हमेशा स्पीड्स का अगेंस्ट करता है। ठीक वैसे ही क्या होता है, विस्कस फोर्स भी होता है। लेकिन ये किसके बीच है बेटा, यहाँ पर पानी की दो लेयर्स के बीच या किसी भी लिक्विड या फ्लूइड्स की दो लेयर्स के बीच होता है ये। तो इसको हम फ्रिक्शंस के तौर पे ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको विस्कस फोर्स के तौर पर जाना जाता है। चलिए अब इसका रीजन पढ़ लेते हैं, द कॉजेज ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कारण समझने के लिए हम कुछ कंसिडर करेंगे। कंसिडर अ लिक्विड मूविंग स्लोली एंड स्टेडीली ओवर अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। इच लेयर्स moves parallel to the fixed surface. The layer in contact with the fixed surface is at rest. ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए। ठीक है, आगे मैं और पढ़ने जा रही हूँ यहाँ पर आगे क्या है वो देखिए, ये देखिए वेलोसिटी क्या दिखा है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ द एवरी अदर लेयर इंक्रीज। यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ बेटा, यहाँ ऊपर से हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे आप यहाँ पर ठीक है। Velocity of every other layer increase uniformly upwards as shown by arrow of increasing length in figure 10.21। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपको ये फिगर दिख रहा होगा, मैं इस फिगर की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कोई कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया एकदम क्लैरिटी के साथ। तो जो आपका कंटेनर का जो मतलब पानी जब आप उस कंटेनर में फिट करेंगे तो पानी की कई सारी लेयर्स होंगी और उस लेयर की हम बात करें जो फिक्स्ड सरफेस के कांटेक्ट में आ रही। फिक्स्ड सरफेस है मेरा मतलब यहाँ पर इससे है, यानी कि उस कंटेनर के सबसे निचले हिस्से के कांटेक्ट में आने वाली जो लेयर है उसे हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर द लास्ट लेयर। वो लास्ट लेयर क्या होगी, कंप्लीटली रेस्ट पर होती है, क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में है, फिक्स्ड सरफेस के कांटेक्ट में है। आपका सरफेस क्या है, फिक्स्ड है, सरफेस में किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है और चूंकि वो फिक्स्ड सरफेस के कांटेक्ट में, इस वजह से वो क्या रहेगी, स्टार्टिंग टू एंडिंग लास्ट रेस्ट पोजीशंस में बनी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पास देखिए आप क्या लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर आपका, the layer in contact with the fixed surface is at rest and the other velocity of the every other layer increase uniformly upwards। देखिए इसमें पानी की जो अदर लेयर्स हैं वो क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर, मतलब आप उस लास्ट लेयर जो कि फिक्स्ड सरफेस के कांटेक्ट में है, जो कि असल में रेस्ट पोजीशंस में रहेगी स्टार्टिंग टू एंडिंग, उससे जब आप अपवर्ड्स में जाते हैं, अपवर्ड्स में जाएंगे तो अपवर्ड्स में जाते 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 क्या होगी, जितनी भी लेयर्स होंगी उन सभी लेयर्स ऑफ वाटर में क्या होगा यहाँ पर कि वेलोसिटीज़ में क्या होगा, लगातार इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कहने का मतलब क्या होगा, यदि आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, अपवर्ड्स पोजीशंस में जाएंगे, तो आप में पानी की हर एक लेयर में लगातार क्या होगा, उसकी स्पीड्स में लगातार इंक्रीमेंट होगा या इंक्रीज होगी, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वहीं अब देखिए चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर इस चीज़ को।
आगे क्या लिखा है बेटा, कंसिडर एनी टू एडजेसेंट लेयर ए एंड बी, द अपर फास्ट मूविंग लेयर ए tends to accelerate the lower slow moving layer B, while the slow moving layer B tends to retard the fast moving layer A. As a result, a backward dragging tangential force F, called viscous drag, comes into play, which tends to destroy the relative motions. To maintain the motion, an external force has to be applied to overcome the backward viscous force. देखिए यहाँ पर पे सबसे पहली चीज़ क्या है बेटा, कंसिडर किया गया। किसे कंसिडर किया गया यहाँ पर पे, देखिए ए आपको दिख रहा है यहाँ पर पे, ए जो है वो क्या है यहाँ पर पे, एक फास्ट मूविंग लेयर है यहाँ पर पे, एक अपर और एक लोअर लिया गया है, ठीक है। बी के अपर कौन है, एक फास्ट मूविंग लेयर क्या है, ए है। और ए से नीचे क्या है यहाँ पर पे, एक ए से यदि हम नीचे तरफ जाएँ तो हमको उसके जस्ट बाद वाली जो लेयर है वो क्या होगी यहाँ पर पे, एक क्या होगी, स्लो मूविंग लेयर होगी यहाँ पर पे। समझ में आ रहा है। तो जो फास्ट मूविंग लेयर है यहाँ पर पे ए, वो क्या करेगी यहाँ पर पे, अपने से नीचे लो मूविंग लेयर की स्पीड को बढ़ाने का प्रयास करेगी, आप ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पर पे, ठीक है यहाँ पर पे। और वहीं पर पे जो नीचे वाली लेयर है यहाँ पर पे, दैट मीन्स बी जो लेयर है, बी जो लेयर है हमारी, वो लेयर बी क्या करेगी यहाँ पर पे, क्योंकि वो एक लो स्पीड या लो मूविंग लेयर है यहाँ पर पे, तो वो क्या करेगी, अपने से ऊपर फास्ट मूविंग लेयर की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, वो कम करने की कोशिश करेगी। और फाइनली होगा क्या यहाँ पर पे, कि इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ, क्योंकि दोनों की स्पीड्स में क्या है, अच्छा खासा डिफरेंसेस है। यदि एक जो है वो यदि सपोज बी जो है वो यदि वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है, तो लेयर बी जो है, जो कि एक अपर फास्ट मूविंग लेयर है, वो उसके सपोज कर लीजिए यहाँ पर पे, जो कि एक्स साइड पर पे है, दूसरी फास्ट मूविंग लेयर ए, आप समझ लीजिए कि उसकी स्पीड क्या होगी, वी प्लस डी एक्स समझ लीजिए यहाँ पर पे। तो कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी बिलो लेयर। तो वो क्या करेगा यहाँ पर पे, इन दोनों की लेयर्स के बीच क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, वेलोसिटीज़ में या स्पीड्स में चेंज होने की वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पर पे, मोशंस, रिलेटिव मोशंस वहाँ पर पे स्टार्ट हो जाएगा। और इसी रिलेटिव मोशंस के चलते क्या होगा, इसी रिलेटिव मोशंस को कम करने की कोशिश कौन करेगा बेटा यहाँ पर पे, अगेन आपका विस्कस फोर्स करेगा। इन दोनों में जो रिलेटिव मोशंस हो रहा है, इन दोनों के बीच, आ रही बात समझ, यहाँ पर पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशंस वर्क करेगा। और रिलेटिव मोशंस के चलते फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वहाँ पर पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। वही फ्रिक्शन फोर्स जो कि विस्कस फोर्स के नाम से जाना जाता है। और जो क्या करेगा यहाँ पर पे, उन दोनों को क्या करेगा यहाँ पर पे, उन दोनों के बीच होने वाले रिलेटिव मोशंस को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और यदि ये खत्म कर देता है, सपोज ये खत्म कर देता है, तो कहीं ना कहीं पानी जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। धीरे धीरे करके पानी जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, हिलना बंद कर देगा और शांत हो जाएगा यहाँ पर पे पानी, ठीक है। लेकिन पानी में मोशंस को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि कोई एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर पे लगाया जाए। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, पानी जो है मतलब पानी जो है वो इस विस्कस फोर्स के चलते शांत बन जाएगा एक वक्त के बाद। यदि आपको इस विस्कस फोर्स से बाहर आना है यहाँ पर पे, तो ज़रूरी है एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए यहाँ पर पे, ठीक है। इन शॉर्टेज यदि मैं समराइज करूँ तो यहाँ पर पे ये मतलब निकलता है कि जैसे जैसे आप फिक्स्ड सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, दैट मीन्स टूवर्ड्स दी अपवर्ड्स, जब आप अपवर्ड्स जाते हैं यहाँ पर पे, तो होता क्या यहाँ पर पे, अपवर्ड्स जाने पर पे आपकी जो पानी की स्पीड है यहाँ पर पे वो क्या होते चले जाती, बढ़ती चले जाती है। कहने का मतलब यदि हम सबसे नीचे वाली लेयर की बात करते हो, तो सबसे नीचे वाली लेयर के कांटेक्ट में, सबसे नीचे वाले सरफेस यानी फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में जो सबसे लास्ट लेयर है हमारी, वो लास्ट लेयर कैसी होगी बेटा, यहाँ पर पे एकदम शांत होगी, ठीक है। और यदि हम बात करें सबसे ऊपर वाली लेयर की, टॉप लेयर की यदि हम बात करते हैं, तो टॉप लेयर पर जो हमारा टॉप लेयर पे क्या होगा, जो कि क्या यहाँ पर पे फ्री एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, वो कम्प्लीटली फ्री होगी। कम्प्लीटली फ्री होगी कहने का मतलब वो फ्रीली क्या होगी, यहाँ पर पे फ्लो होते रहेगी, ठीक है। शांत नहीं रहेगी, बल्कि उसमें हलचल होती रहेगी। आ रही बात समझ। सबसे शांत कौन सी लेयर होगी, जो सबसे नीचे है। और सबसे हलचल किसमें होगी, टॉप लेयर पर, जो सबसे टॉप पर है, हाई पर है। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ। और जैसे जैसे आप उस टॉप लेयर से नीचे उतरते जाएंगे, एटमॉस्फेयर के साथ उसका कांटेक्ट हटता चला जाएगा। और क्या हो जाएगा, फिक्स्ड मतलब कहीं ना कहीं उसकी स्पीड जो है वो घटती चली जाएगी और घटती चली जाएगी। तो जितने नीचे आप उतरेंगे, पानी उतना ही शांत रहेगा। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ, ठीक है। चलिए, तो अब फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इतना डिस्कशन काफ़ी है। अब आते हैं हम किस पर, कुछ और एग्जाम्पल्स पर आते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं इन विच द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी इजली सीन।
तो इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी को जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, ठीक है। जैसे डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, चलिए मैं इसको पढ़ती हूँ। व्हेन अ स्टेरा लिक्विड कंटेंट in a beaker with a glass rod, it starts rotating in coaxial cylindrical layers as known in this figure 10.22. When we stop stirring, the speed of light layers gradually decrease and finally the water comes to rest, showing that an internal friction comes into play which destroy the relative motions between the different layers. समझ में आ गया होगा आपको। ये जो आप किसी भी ऐसे ट्रांसपेरेंट कंटेनर के तौर पर, जैसे इसमें क्या लिया गया है, कांच का बीकर लिया गया और जिसमें आप पानी को फीड कर देते हैं और आप कोई कांच की रॉड लेते हैं, उस रॉड से आप क्या करते हैं, उस पानी को डिस्टर्ब करते हैं, हिलाते हैं, कांच की रॉड को आप लगातार रोटेट करते हैं। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर पे कि आपको क्या मिल जाता है, पानी में किस तरह की लेयर्स उठती हैं, पानी में किस तरह की वेव्स जो हैं वो उठती हैं। तो आप देखते हैं कि पानी जो है उसमें जो लेयर उठ रही है यहाँ पर पे, वो कैसा हो जाता है, यहाँ पर पे को एक्सियल सिलेंड्रिकल लेयर्स हमको उसमें बनती हुई नज़र आती हैं, जैसे कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है। और जैसे ही हम उस कांच की रॉड को ग्लास से बाहर कर देते हैं, पानी को डिस्टर्ब करना बंद कर देते हैं, तो पानी तुरंत शांत नहीं होता है, पानी कुछ देर बाद शांत होता है। कैसे? तो सबसे पहले कौन सी लेयर उसकी क्या होगी बेटा, यहाँ पर पे सबसे पहली चीज़ तो सभी लेयर्स के बीच क्या आ जाता है, यहाँ पर पे सभी मतलब उनकी लेयर्स के बीच क्या आ जाता है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर पे। और ये रिलेटिव मोशंस, दो रिलेटिव मोशंस के बीच टेंजेंशियली कौन वर्क करता है बेटा, विस्कस फोर्स वर्क करता है यहाँ पर पे। और उसी विस्कस फोर्स के चलते क्या होता है, पानी धीरे 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 शांत होने लगता है। सबसे पहले कौन सी लेयर शांत होगी यहाँ पर पे, जो कि क्या है यहाँ पर पे, फिक्स्ड सरफेस के कॉन्टैक्ट में, यानी नीचे वाली, फिर उससे ऊपर वाली, फिर और ऊपर वाली। तो लास्ट में क्या होगा यहाँ पर पे, पानी की जो टॉप लेयर यहाँ पर पे वो लास्ट में शांत होगी यहाँ पर पे। आ रही बात समझ? यदि टॉप लेयर शांत हो जाती है, उसमें किसी तरह की हलचल या मोशन नज़र नहीं आता है, तो समझ लीजिए पानी पूरी तरह से शांत है। लेकिन वो लास्ट में होगा, ठीक है, वो कब होगा, लास्ट में होगा। सबसे पहले रेस्ट पोजीशन में कौन आएगा, मैंने आपको बता दिया है, जो कि क्या है, फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में, यानी कि नीचे वाली। उसके बाद धीरे धीरे उससे ऊपर अपवर्ड्स में जब आप जाते जाएंगे तो धीरे धीरे स्पीड्स क्या होते जाएगी, फिर वहाँ पर पे रुकेगी, क्योंकि आपने अपना एक्सटर्नल, क्योंकि आपने अपना एक्सटर्नल फोर्स, दैट मीन्स उस ग्लास रॉड को आपने उससे बाहर कर लिया है। ग्लास रॉड क्या थी बेटा, आपका एक्सटर्नल फोर्स थी, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर पे फोर्स अप्लाइड करके क्या कर रहे थे, पानी को डिस्टर्ब कर रहे थे, और उसमें को एक्सियल सिलेंडरिकल लेयर्स जो है वो हमने उसमें प्रोड्यूस्ड की थी। आ रही बात समझ? तो रिलेटिव मोशंस तो होता ही है, और रिलेटिव मोशंस हो रहा है, उसी रिलेटिव मोशंस के चलते इसमें विस्कस फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शंस में देखने मिलता है, और जो क्या कर देता है, मोशंस का अगेंस्ट करता है और धीरे धीरे पानी को क्या कर देता है, शांत करने का प्रयास कर देता है। लेकिन सबसे पहले शांत कौन होगा, नीचे वाली लेयर। शांत कहाँ से होना शुरू होगा, यहाँ पर पे नीचे से, क्योंकि आपको पता है जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लेयर, वेलोसिटी ऑफ एनी लेयर, वो क्या होगी यहाँ पर पे, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे लो होती है। तो धीरे धीरे उसकी स्पीड शांत होगी और धीरे धीरे ऊपर जाते 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 तक स्पीड आपकी स्लो होगी, क्योंकि ऊपर वाले की स्पीड सबसे हाई होती है, तो उसको शांत होने में सबसे लंबा समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पर पे चलिए, ऐसा आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स डेली लाइफ में देख सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल्स पर आते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, व्हेन वी स्विम इन अ पुल ऑफ वाटर वी एक्सपीरियंस सम रेसिस्टेंस टू आवर मोशंस, दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ विस्कस फोर्स ऑफ वाटर। तो जो रेसिस्टेंस आप अपने मोशंस में फील करते हैं जब आप पानी में उतरते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं विस्कस फोर्स है, पानी का विस्कस फोर्स है, वही आपको आगे बढ़ने नहीं देता या पानी में मोशंस करने नहीं देता, ठीक है। ये भी आप फील करते हैं, कहीं ना कहीं डेली लाइफ से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट आप आ जाते हैं यहाँ पर पे, इस वाले एग्जाम्पल को देखिए। इफ़ वी pour water and honey in separate funnel, water comes out readily from the hole in the funnel, while honey trickles down drop by drop very slowly, and this is because the honey is much more viscous than water. The relative motions between the layers of honey is strongly opposed. बहुत सिंपल है बेटा, आप क्या कीजिए, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। किचन में जाइए, ठीक है, 2 ट्रांसपेरेंट कंटेनर लीजिए यहाँ पर पे, और फनल, दैट मीन्स आप छन्नी वगैरह भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप छन्नी से क्या कर लीजिए, पानी को छानिए, या फिर आप छन्नी से क्या कर लीजिए, उसी छन्नी से फिर पानी को छानिए। एट द सेम टाइम आप एक वैसी में कि दूसरी छन्नी लेकर के शहद को छानिए। तो देखिए उस छन्नी से सबसे पहले कौन छनता है या पार होता है, पानी की शहद। तो आप देखेंगे कि जो पानी है वो बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में क्या हो जाता है, छना जाता है, लेकिन जो शहद है वो बहुत ही धीमी 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 रफ्तार से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो उतरती है,
उस फनल में से या उस छन्नी में से आप बोल सकते हैं यहाँ पर पे। ठीक है, यहाँ पर पे इसका रीज़न क्या यहाँ पर पे, क्योंकि शहद जो होता है वो पानी की तुलना में कुछ ज़्यादा ही क्या होता है यहाँ पर पे, गाढ़ा होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, उसकी डेंसिटी भी होती है और उसकी विस्कोसिटी भी हाई होती है। या आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर पे कि वो ज़्यादा गाढ़ा और चिपचिपा होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, और इस वजह से क्या होगा, उसके इंटर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि उसके इंटर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। हमने पढ़ा है यहाँ पर पे, जब आप प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे थे तो आपको मैंने ये चीज़ बताई थी यहाँ पर पे कि इंटरनल मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जिसके चलते क्या होगा यहाँ पर पे कि उसके बीच विस्कस फोर्स ज़्यादा वर्क करेगा, उसके लिए विस्कस फोर्स ज़्यादा हाई होगा, या उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा हाई होगी, जिस वजह से क्या होगा, वो आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा। क्योंकि विस्कस फोर्स क्या है एक्चुअली में, मोशंस का ही तो अगेंस्ट करता है। जिसकी विस्कोसिटी हाई है मतलब उसका मोशन उतना ही लो हो जाएगा, उतनी ही स्पीड डाउन हो जाएगी। आ रही बात यहाँ पर पे समझ? ठीक है, तो इससे आपको एक चीज़ ये भी समझ लेनी चाहिए बेटा, एट द सेम टाइम इससे एक ये भी निकलता है कि यदि आप आइडियल की कंडीशंस में बात करें, आइडियल लिक्विड की बात करें, तो आइडियल लिक्विड वो है जिसमें कम से कम विस्कोसिटी हमको देखने मिलती है। ठीक है, जिसमें फ्लो ज़्यादा हो, फ्लोटेशन ज़्यादा हो, ना कि विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या है, एक अपोजिट प्रॉपर्टी है बेटा, और लिक्विड का मेन क्वालिटी क्या होता है, फ्लो होना। यदि कोई लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा है, स्मूथली फ्लो नहीं हो रहा है या स्पीडली फ्लो नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो आइडल नहीं है। तो आइडल की कंडीशंस में क्या बनता है, विस्कोसिटी लो होनी चाहिए, बहुत लो होनी चाहिए। आ रही बात समझ? दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत ही कम होना चाहिए, ना कि हाई, यदि हम आइडल लिक्विड्स की बात करें इन दैट कंडीशन। वो भी आपको आगे पता चलेगा। ओके, और भी एग्जाम्पल्स हैं, लाइक क्या दिया यहाँ पर पे आपको, द क्लाउड पार्टिकल्स falls down very slowly on the accounts of the viscosity of air and hence seen floating in the sky। अब होता क्या यहाँ पर पे, जैसे कि आप देख सकते हैं जो बादल होते हैं बेटा यहाँ पर पे, वो क्या होते हैं यहाँ पर पे, धीरे धीरे क्या होते हैं यहाँ पर पे, धीरे धीरे क्या होते हैं, चलते हैं या उतरते हैं बोलना चाहिए यहाँ पर पे, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आसमान में भी क्या होगा यहाँ पर पे, आसमान में भी क्या होगा यहाँ पर पे, विस्कोसिटी वर्क करती है। सॉरी, विस्कोसिटी किस पे वर्क करती है, एयर पर वर्क करती है। एयर की भी अपनी विस्कोसिटी होती है, हर एक मीडियम की अपनी विस्कोसिटी होती है, इट इज़ नो डाउट। गैस के लिए भी पढ़ेंगे आप, लिक्विड्स के लिए भी पढ़ेंगे, और आप बाकी अदर मीडियम्स के लिए भी पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, एयर की भी विस्कोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं बट होती है। और इसी के चलते क्या होता है यहाँ पर पे, हमको बादल जो हैं वो आसमान पे तैरते हुए या चलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, गिरते नहीं है, सिर्फ तैरते हुए नजर आते हैं यहाँ पर पे। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल्स यहाँ पर पे, वी कैन वॉक फास्ट इन एयर बट नॉट इन वाटर, दिस इज बिकॉज विस्कोसिटी ऑफ एयर इज मच स्मॉलर देन दैट वाटर। अच्छा, इससे आप क्या समझते हैं, इस वाले एग्जाम्पल से आप क्या समझते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आई मीन देखिए, नॉट ओनली अबाउट द विस्कोसिटी, इवन एयर और वाटर जो है, हियर आर द टू डिफरेंट मीडियम्स। आप सभी जानते हैं यहाँ पर पे, एयर के कंपेयर में वाटर ज़्यादा डेंस होता है, या वाटर एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी हाई होती है एज कम्पेयर टू एयर। और डेंसिटी और विस्कोसिटी का आपस में कहीं ना कहीं लिंक है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पर्याय हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर पे। ठीक है, जो जितना ज़्यादा डेंस होगा, जिसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, समझ लीजिए डेंसिटी हाई होगी, समझ लीजिए वो उतना ज़्यादा विस्कस भी होगा। ठीक है, वहाँ पर पे विस्कोसिटी आपको हाई देखने मिलेगी। जैसे यहाँ पर पे बोला गया ना, विस्कोसिटी ऑफ एयर इज़ मच स्मॉलर देन दी वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ भी है और सभी जान रहे हैं यहाँ पर पे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, चूँकि वाटर एज कम्पेयर टू एयर ज़्यादा डेंस है, डेंसर मीडियम है, एंड दैट्स वाई द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इट्स मच हायर दैन द एयर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लिंक है दोनों बातों का आपस में। चलिए ठीक है, ओके, अब हम आते हैं बेटा यहाँ पर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको अभी मैंने बीच बीच में शब्द इस्तेमाल किया था, तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि ये क्या है, दी नो व्हाट्स दी मीन्ड बाय द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड गिव इट सम डायमेंशनल्स एंड द यूनिट फॉर दिस, है ना। तो चलिए हम इसके लिए डायमेंशंस वगैरह भी देखेंगे आगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है क्या चीज़। तो देखिए यहाँ पर पे इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर पे एक फिगर बनाया गया। यहाँ पर पे फिगर में कुछ नहीं है बेटा, एक आपका फिक्स्ड सरफेस है यहाँ पर पे, और ये पानी है, उसके ऊपर क्या है, पानी। पानी की दो लेयर्स के थ्रू इस चीज़ को समझाया गया। पहली लेयर है यहाँ पर पे, ये फर्स्ट लेयर है पी, सेकंड लेयर है यहाँ पर पे क्यू। फर्स्ट लेयर जो है वो फिक्स्ड सरफेस है एक्स साइड पर पे, और स्पीड वी के साथ उस पर पानी फ्लो हो रहा है यहाँ पर पे। ठीक है, और दूसरा जो आएगा यहाँ पर पे, जो दूसरी लेयर है वो पी से डी एक्स हाइट पर पे, या फिक्स्ड सरफेस से बोलना चाहिए यहाँ पर पे एक्स प्लस
डी एक्स हाइट पर है। कितनी हाइट पर पे यहाँ पर फिक्स सरफेस से एक्स प्लस डी एक्स, क्यों? क्योंकि पी से डी एक्स हाइट पर है, कुछ ऊंचाई पर, पी से कुछ ऊंचाई पर, ठीक है। तो डी एक्स हाइट पर पे दूसरी लेयर है क्यू यहाँ पर पे आपकी, और ये दूसरी लेयर क्यू जो यहाँ पर पे वो ज़्यादा स्पीड से, ऑब्वियसली जो अपर लेयर होती है बेटा यहाँ पर पे वो क्या होती है, फास्ट मूविंग होती है यहाँ पर पे, ठीक है, फास्ट मूविंग होती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर पे वी प्लस डी वी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर पे दो लेयर है पी और क्यू, ठीक है। इन दोनों लेयर्स के बीच में टेंजेंशियली जो वर्क करेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर पे आपका विस्कस फोर्स हो जाएगा यहाँ पर पे। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ज़रा देखेंगे यहाँ पर पे ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। क्या लिया गया यहाँ पर पे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर पे, सपोज अ लिक्विड इज फ्लोइंग डिस्टेडली इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेलल लेयर्स ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस, कंसीडर द टू लेयर्स पी एंड क्यू एट द डिस्टेंस एक्स and x plus dx from the solid surface and moving with the velocity v and v plus dv respectively. Then dv by dx is the rate of change of velocity with distance in the directions of increasing distance and it's called the velocity gradient. यही आपका velocity gradient है dv by dx, ध्यान रखिएगा। velocity gradient बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यदि आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को समझने जा रहे हैं तो पहले आपके लिए जो एक नया वर्ड आ रहा है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट, जस्ट बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट्स डिफाइंड इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड दैट्स व्हाई हियर दिस आर इंट्रोड्यूसिंग। आ रही बात समझ यहाँ पर पे। और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है एक्चुअली में आपका, दिस इज द चेंजिंग रेट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आ रही बात समझ। तो डी वी बाई डी एक्स जहाँ कहीं लिखा देखें आप उसको क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पर पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट के तौर पर पढ़ सकते हैं यहाँ पर पे। चलिए अब अकॉर्डिंग टू नाउ व्हाट, अब नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स क्या कहते हैं यहाँ पर पे, ये जो दोनों लेयर्स पी क्यू के बीच टेंजेंशियली वर्क करने वाला जो विस्कस फोर्स एफ है, इसको उन्होंने रिलेट किया है। इसको इन्होंने क्या किया बेटा, रिलेट किया है। किस किस के साथ रिलेट किया यहाँ पर पे, एरिया के साथ। एरिया व्हाट, एरिया ऑफ द लेयर्स इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आने वाली लेयर्स पी क्यू के एरिया ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिया है। और वहीं पर पे है ना, वहीं पर पे उन्होंने ग्रेडियंट डी वी बाई डी एक्स का भी उन्होंने क्या किया यहाँ पर पे, ठीक है। मतलब कहने के मतलब दोनों लेयर्स के बीच जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है यहाँ पर पे, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस जो है यहाँ पर पे, उसके साथ भी उन्होंने क्या कर दिया, उस विस्कस फोर्स एफ को रिलेट कर दिया। इन दोनों रिलेशंस को जब उन्होंने कंबाइंड किया तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर पे, आपको मिल जाता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी वी बाई डी एक्स। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब ये रिलेशन हटता है तो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट यहाँ पर पे एक इंट्रोड्यूस्ड होता है। क्या होता है बेटा, इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट यहाँ पर पे इंट्रोड्यूस्ड होता है। और वो इंट्रोड्यूस्ड होने वाला कांस्टेंट क्या है बेटा, ईंटा। क्या है वो, ईंटा है यहाँ पर पे। आ रही बात समझ। ईंटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, it depends on the nature of liquid and gives a measure of viscosity, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर पे ऑब्वियसली कोई रिलेशन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस्ड होता है यहाँ पर पे, और इस रिलेशन के हटने से जो कांस्टेंट आ रहा है इसी कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, यही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस चीज़ का मेजरमेंट करता है, किसी भी बोलना चाहिए यहाँ पर पे कहीं ना कहीं किसी भी लिक्विड के, जिस लिक्विड की ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जिस लिक्विड के लिए, उसके लिए विस्कोसिटी को मेज़र करने का एक तरीका है ये, ठीक है। तो यदि आपको किसी लिक्विड के लिए, सपोज किसी लिक्विड के लिए यदि आपको ईंटा फाइंड है, किसी लिक्विड के लिए यदि आपको ईंटा पता है, डिटरमाइंड है, तो ऐसे कंडीशंस में आप बता सकते हैं कि उसके लिए विस्कोसिटी क्या होगी या वो कितना विस्कस होगा, हाई की लो, इस तरीके से आप गैस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी नेगेटिव साइन भी एट द सेम टाइम आया है, तो लेट मी क्लियर, ये जो नेगेटिविटी है बेटा ये मैग्नीट्यूड ये को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है डायरेक्शंस को शो करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर पे, दिस नेगेटिव, क्या लिखा हुआ है इसको पढ़िए ज़रा यहाँ पर पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर पे, द नेगेटिव साइन शोज दैट द विस्कस फोर्स एक्ट इन अ डायरेक्शंस अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ मोशंस ऑफ लिक्विड। आ रही बात यहाँ पर पे समझ। तो विस्कस फोर्स, तो एज यू नो विस्कस फोर्स जो होता है वो किस डायरेक्शंस में वर्क करता है यहाँ पर पे, लेयर्स के मोशंस के अपोजिट डायरेक्शंस में वर्क करता है। आ रही बात समझ। इट्स अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ द मोशंस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की गति के क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शंस में, कि मोशंस के अपोजिट डायरेक्शंस में ये वर्क करता है, क्योंकि एक तरीके का फ्रिक्शन फोर्स है जैसे कि मैंने आपको बताया, और चूंकि रिलेटिव मोशंस का अगेंस्ट करता है यहाँ पर पे,
और इस वजह से क्या करता है ये अपोजिट डायरेक्शंस में। भाई अगेंस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शंस में हुआ ना, तो नेगेटिविटी इज रिप्रेजेंटिंग ओनली द डायरेक्शंस। ठीक है, सो जब आप न्यूमेरिक्स के सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिक्स में आप माइनस नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, तो न्यूमेरिक्स में माइनस का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पर पे। आगे देखिए यहाँ पर पे, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर पे, जैसे आगे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका, एक सेकेंड ना, ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर पे आपका क्या किया गया बेटा, एफ को एन के इक्वल्स बताए, ईटा के इक्वल्स बताए गए यहाँ पर पे। दैट मीन्स जो आपका विस्कस फोर्स है कहीं ना कहीं वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है। इफ़ यू आर गोइंग पुट ए इज इक्वल्स टू 1 एंड डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, यदि आप क्या कर देते हैं ए इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं और वहीं डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 पुट करने पर पे आपको एफ इज इक्वल्स टू ईटा मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, विस्कस फोर्स को आप इन द टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के तौर पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे, हाँ आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ इट्स। इसकी डायमेंशंस क्या हैं ईटा की? देखिए हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो पढ़ते हैं बेटा उसके लिए यूनिट और डायमेंशंस तो कॉमन रहता है, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा यूनिट और डायमेंशंस। तो लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ ईटा। तो डायमेंशंस कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया था। डायमेंशन जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से निकलता है, जस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस फॉर्मूला, ये देखिए यहाँ पर पे आपने अब भी देखा ईटा इज इक्वल्स टू, आपने क्या देखा यहाँ पर पे ईटा इज इक्वल्स टू, नॉट ईटा इज इक्वल्स टू विस्कस फोर्स एफ इज इक्वल्स टू आपने देखा। तो यहाँ से आप ईटा निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा क्या चीज़, एफ बाई ए एंड सॉरी एंड और क्या मिलेगा साथ ही साथ इनटू क्या मिलेगा यहाँ पर पे आपको डी एक्स बाय डी वी मिलेगा, इफ एम आई राइट। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आफ्टर शिफ्टिंग सम टर्म्स आपको ईटा क्या मिल जाता है, एफ बाई ए डी एक्स बाय डी वी मिल जाता है, इफ एम आई राइट। तो ईटा आप फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं, चूंकि आप ईटा फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं यहाँ पर पे, तो बस आपको उसी में उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को, उन्हीं फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आपको किस में चेंज करना, सॉरी उन्हीं डेरिवेटिव्स क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल में चेंज करके आप उसके डायमेंशंस तैयार कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर पे डिपेंड्स ऑन दी फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा यहाँ पर पे सभी जानते हैं, एम इंटू ए, एम दैट मीन्स मास, तो मास का एम हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है यहाँ पर पे, ए फॉर एक्सेलरेशंस, एक्सेलरेशंस मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर है तो लेंथ है, मीटर है सॉरी वेट मीटर है बेटा, इसको मैं थोड़ा, हाँ इधर देखिए मीटर है तो लेंथ हो गया यहाँ पर पे। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड दैट्स फॉर टी की पावर क्या हुआ है माइनस। तो इस तरीके से फोर्थ के आपने डायमेंशन तैयार किया, क्योंकि आपने इस सेशन में डायमेंशन चैप्टर्स पढ़ा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड डायमेंशंस वगैरह आपने पढ़ा है, तो आपको पता है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उस डेरिवेटिव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करना, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि हम उसे उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में चेंज करके क्या निकाल सके, डायमेंशंस तैयार कर सके। तो ये दो हो गई बेटा, ये दो हो गई, ये वाली जो क्वांटिटी ये हो गई, ये जो डायमेंशंस है, ठीक है, ये जो है ये हो गया आपका फोर्थ के लिए डायमेंशंस। ओके, अब साइड में एल दिया, एल फॉर व्हाट, डी एक्स बाई डी वी भी है, तो डी एक्स, डी को अवॉइड कीजिए, डी फॉर ओनली डिस्टर्बेंस है, डी जो है वो डिस्टर्बेंस है, यह बोलना चाहिए यहाँ पर पे, डी जो है वो एक्चुअली में क्या यहाँ पर पे डिफ्रेंसिएशन है, डिस्टर्बेंस है, तो उसको अवॉइड कीजिए, सिर्फ बात कीजिए एक्स की। एक्स क्या है, डिस्टेंस इट मीन्स लेंथ, एंड दैट्स यहाँ पर पे क्या है बेटा, एल आया है। चलिए और क्या दिया है, बाय ए फॉर क्या है यहाँ पर पे, एरिया दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर जो कि दैट मीन्स लेंथ का स्क्वायर हो गया। सेकंड नीचे क्या दिया है यहाँ पर पे आपको, वी दिया है, वी इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर पे आपका वेलोसिटी मतलब होता है मीटर, सॉरी वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स मीटर पर सेकंड मतलब एल टी टू द पावर -1, मीटर दैट मीन्स लेंथ, टॉकिंग अबाउट लेंथ है ना। और दूसरा पर सेकंड बोल रही हूँ, सेकंड दैट मीन्स वी टॉकिंग अबाउट द टाइम। तो इस तरीके से आपको बेटा समझना होगा मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले डायमेंशंस के लिए आप डायमेंशनल फार्मूला किसी के लिए भी तैयार करें, डायमेंशनल फार्मूला आप किसी के लिए भी तैयार करें, आपको सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए, बेसिक फार्मूला यू हैव टू नो। आपको यदि उसका बेसिक फार्मूला नहीं पता है तो आप उसके लिए डायमेंशंस को तैयार नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ? जिस किसी को कन्फ्यूज़न हो वो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकता है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूलाज पर अच्छी तरह से वर्क कीजिए,
ये तो बात सिर्फ ईंटा की है, लेकिन आने वाली और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को के लिए आपको डायमेंशंस को तैयार करना पड़ेगा. सो यू हैव टू रेडी फॉर दिस. किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशंस को तैयार करने के लिए मैंने आपको बताया, पहले आप उसे फॉर्मुलेट कीजिए. फॉर्मुलेट करने से ही आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअली में किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट है, और फिर उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के से आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए डायमेंशंस बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ईटे के लिए ये जो है वो आपका डायमेंशनल फार्मूला तैयार होता है. लेट्स कम ऑन यूनिट्स. ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूनिट्स पर. यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. यूनिट्स भी वैसे निकलेगा बेटा. यूनिट्स, यदि आपको यूनिट्स आता है तो आप डायमेंशन तैयार कर ही सकते हैं, है ना. डायमेंशन तो एक स्टेप बाद का है. अब यूनिट्स तो जनरली तो वैसे तो बहुत सारी हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स 11th में पढ़ी है, प्रीवियस चैप्टर्स वगैरह में, बट हमको मेन काम किस पर करना है बेटा, सीजीएस पर मेन काम करना है, और दूसरा हमको जो काम करना है वो एसआई पर. तो बेसिकली हमको सीजीएस और एसआई यूनिट्स पता होनी चाहिए, और उन दोनों के बीच रिलेशंस पता होनी चाहिए. तो यदि हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें तो इसके लिए यूनिट क्या तैयार होती है, पॉइस. ठीक है, और इसके सीजीएस यूनिट हो गई, पॉइस जो है वो सीजीएस यूनिट है, और ऐसा यूनिट क्या तैयार होती है बेटा, यहाँ पर पे क्या तैयार होती है, देखो जो ऐसा यूनिट है वो आपका पॉइसविले होता है. ठीक है, ये एक्चुअली में एक साइंटिस्ट का नाम है, आपको मैं बता दूं, जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है. ठीक है, तो जनरली यूनिट जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे ही होती है, जिसने उस पर काम किया होता है, या जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को डिराइव किया होता है, आप एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से, और साथ ही साथ आपको क्या पता होना चाहिए, रिलेशंस पता होना चाहिए, ताकि आप न्यूमेरिक्स को सॉल्व कर सके. तो हियर वी हैव द रिलेशंस बिटवीन द सीजीएस एंड एसआई यूनिट्स. 1 पॉइसविले और 1 डेकापॉइस इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 पॉइस. आ रही बात यहाँ पर समझ, 10 पॉइस. तो इस तरीके से आपको क्या पता होना चाहिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिकली उसकी सीजीएस, एंड सेकेंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज एसआई. तो एसआई और सीजीएस यूनिट्स पता होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको उन दोनों के बीच रिलेशंस पता होना चाहिए. ये इट्स डेफिनेटली हेल्प यू इन योर हेल्पफुली इन योर न्यूमेरिक्स. ठीक है, तो न्यूमेरिक्स आसानी से डील होता है जब हमको उनके बीच रिलेशंस पता होता है. तो ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम अदर फैक्ट्स. जैसे कि यहाँ पर पहला यहाँ पर विस्कोसिटी, इट्स लाइक फ्रिक्शन एंड कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जीज इनटू हीट. ओके, नो फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी. भाई सीधी सी बात है, विस्कोसिटी जो मोस्टली जो विस्कोसिटी जो वर्ड हमने अभी जो इंट्रोडक्शन हुआ है, जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, वो आपका फ्लूइड चैप्टर्स में हुआ है, लिक्विड्स में हुआ है. तो कहीं ना कहीं यदि आप लिक्विड्स पढ़ रहे हैं तो ही विस्कोसिटी पढ़ने मिलती है, देखने मिलती है हमको. जनरली सॉलिड्स वगैरह के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल बेसिकली नहीं करते हैं. ठीक है, सॉलिड या गैसेस वगैरह के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं. यदि आपका वो असल में फ्लूइड है या लिक्विड है तभी हम विस्कोसिटी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं है तो हम वहाँ पे उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे. Thin liquid like water, alcohol, etc. are less viscous than the thick liquids like coal tar, blood, honey, glycerin, etc. बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा है बेटा. ये चीज़ मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि जो जितना पतला होगा, पतला या डाइल्यूट आप बोल सकते हैं, पतले के लिए आप डाइल्यूट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है. ठीक है, ये लैब में रखे हुए सारे डाइल्यूट फार्मूले, जितने भी डाइल्यूट केमिकल्स हैं, वो सभी की विस्कोसिटी क्या होगी यहाँ पर कम से कम होगी. किसके कंपेयर में कम से कम होगी बेटा, सारे मोटे, गाढ़े, चिपचिपे और कॉन्सनट्रेट लिक्विड्स के कंपेयर में. आ रही बात समझ. तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बोली थी कि जो चीज़ जितनी गाढ़ा, क्योंकि देखो विस्कोसिटी जो है उसका मतलब शान से, हिंदी उसका शान होता है, शांता होता है. तो जो चीज़ जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, समझ लीजिए वो उसकी विस्कोसिटी उतनी ही हाई होगी. क्योंकि उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा. तो ऑब्वियसली उनमें होने वाली जो रिलेटिव मोशंस है, पहले तो उनकी लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशंस बहुत ही कम होगा, और उनके लेयर्स के बीच लगने वाला जो रिलेटिव मोशंस के बीच जो होने वाला जो लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा. ठीक है, वो बांधे रखता है असल में. ठीक है, तो आप सारे कॉन्सनट्रेट केमिकल्स की बात कर सकते हैं लैब में. जितने भी कॉन्सनट्रेट, ये जितने भी कॉन्सनट्रेट, जैसे कि लैब में क्यों आप, जैसे कि हम क्या करते हैं बेटा, आप देखे होंगे जो शरबत वगैरह आते हैं, लाइक शरबत जैसे आता है, जैसे रोज़ सिरप आता है, और भी जितने सिरप्स आते हैं वो सभी क्या होते हैं, कॉन्सनट्रेट होते हैं.
आप उन्हें क्या करते हैं, पानी मिला के डाइल्यूट करते हैं। देखिएगा आप उन दोनों को गिरा कर देखिए ज़मीन पर या ग्लास पर, देखिएगा कौन कितनी स्पीड से फ्लो होता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो जितने भी कॉन्सेंट्रेट लिक्विड्स हैं वो सारे किस कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पर गाढ़े चिपचिपे, उनकी विस्कोसिटी हाई होगी तो वो आसानी से फ्लो नहीं हो पाएंगे। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा डाइल्यूट होगी, ध्यान रखिएगा, वो उतनी आसानी से फ्लो होगी। आसानी से फ्लो हो रही है मतलब उनके उनकी बोलना चाहिए यहाँ पर क्या चीज़, उनके बीच में विस्कस फोर्स कम वर्क कर रहा है, यहाँ पर उनकी लेयर्स के बीच विस्कस फोर्स कम से कम वर्क कर रहा है, क्योंकि वो डाइल्यूट है, फ्री है, आसानी से फ्लो हो रहा है। और एक आइडल लिक्विड की वही क्वालिटी होनी भी चाहिए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है। फिर भी आप आगे और देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला आपका क्या, ये जो है एक नया चीज़ आपको यहाँ पर देखने और समझने यहाँ पर आपको मिल रहा है कुछ नहीं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि दो चीज़ों को आपस में लिंक किया गया है। यहाँ पर किन दो चीज़ों को आपस में लिंक किया गया उसको समझ लीजिए। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सभी देख भी रहे हैं और समझ रहे हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। अलावा इसके आपने क्या पढ़ा होगा बेटा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी आपने पढ़ा है, यानी कि ये वाला मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी आपने पढ़ा है। तो एक तो देखा गया इस चीज़ को जब सिंप्लीफाई किया गया तो कहीं ना कहीं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के इक्वल्स होता है। क्या था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, क्या हमें रिकॉल करने की ज़रूरत है? ओके, लेट्स रिकॉल दिस टॉपिक। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किस किस को याद है भाई? तो चलिए देख लेते हैं। याद होगा आपको शायद सॉलिड्स जब आप पढ़ रहे थे यहाँ पर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो वहाँ पर आपने हुक्स लॉ पढ़ा था। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच एक रिलेशन आपने दिया था और उस रिलेशन के हटने से कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ था और जिसे हमने पढ़ा था द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी विच विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल ई। और तब उसके वन ऑफ द टाइप्स के तौर पर हमने मॉड्यूलस रिजिडिटी को पढ़ा था विच इज़ डिनोटेड बाय ईटा, जिसका जो क्या था एक्चुअली में शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के रेशियोज के इक्वल होता था। याद है आपको कि शेयरिंग स्ट्रेन भी आप भूल चुके हैं यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेन मतलब शेप में होने वाला चेंज, लेंथ ब्रेथ या वॉल्यूम के अलावा क्या होता है, जब शेप में चेंज होता है तो उसको हम शेयरिंग स्ट्रेन पढ़ते हैं। याद है आप लोगों को? तो बस वही दो चीज़ों को आपस में लिंक किया गया, इक्वल्स बताया गया यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ पर चलो ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है, आज की क्लास खत्म। होप यू अंडरस्टैंड, आज की क्लास समझ आई हो।